दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्यूडो फोर्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, बल्कि पूरे फिजिक्स का। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि स्यूडो फोर्स क्या होता है। और स्यूडो फोर्स केवल हम लोग जानेंगे नहीं क्या होता है, मतलब इसकी तो छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन हम लोग समझने वाले हैं एक स्टोरी की मदद से कि इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, इसे क्यों इन्वेंट किया गया, इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में किस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे। जो सारे जो इससे संबंधित जो जितनी भी स्टोरी है, जितने भी एलिमेंट है, वो हम लोग समझने वाले हैं। तो एक और अगर नया स्टेटमेंट मैं देना चाहूं कि एक और नया फोर्स, अभी हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में टेंशन फोर्स पढ़ा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा, स्प्रिंग फोर्स पढ़ा, एक और नया फोर्स स्यूडो फोर्स, जो कि रियल फोर्स एक्चुअली में है नहीं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बताना चाहूँ कि किस प्रकार से मैं कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ या किस प्रकार से फिजिक्स है वो काम कर रही है, वो मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि यार आपको पता है कि हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या आपको पता है? मतलब न्यूटन्स के तीनों लॉ पढ़े थे और हम लोगों ने उसमें एक बहुत अच्छा मैंने स्टेटमेंट दिया था जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको पढ़ाए थे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो फोर्स का गुणगान करने के लिए, मतलब फोर्स किस प्रकार से काम करता है, फोर्स ऑब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करता है, इसके बारे में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। अब जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूरी तरह से फोर्स के बारे में ही है, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग, अब सीन क्या हो गया था कि हम लोगों को अलग अलग प्रकार के फोर्सेस के साथ डील करना था, उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना था। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। हम लोगों ने नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वहां पर लगाए, इस तरह के सवाल हम लोगों ने सॉल्व करे। एक ब्लॉक रखा होता था, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू पूछ दी जाती थी, इस प्रकार के हम लोग छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करे। फिर हम लोगों ने एक और फोर्स के बारे में पढ़ा जो था टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स पढ़ा तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन के सवाल बनाना स्टार्ट कर दिए कि यहाँ पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का भी यूज है, टेंशन फोर्स का भी यूज है, और उन दोनों फोर्सेस को हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कोड करके हमसे सवाल पूछे जा रहे थे। फिर हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा। स्प्रिंग फोर्स पढ़ा, जब हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा तो हमारे पास तीन फोर्सेस हो गए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने तीनों फोर्सेस को कहीं ना कहीं मर्ज किया और एक बेहतरीन सवाल हमारे सामने बन के आया, जिसका जो लेवल था उस सवाल का जो काफी बेहतर था। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर देना चाहूंगा, ये वाला सवाल, यहाँ से एक स्प्रिंग लगा हुआ है, एक ब्लॉक लगा है एम मास का, और यहाँ से एक रस्सी है ये लगी हुई है और ये एक सरफेस पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर तीनों फोर्सेस का काम आ गया, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस प्रकार के हम लोगों ने सवाल करना स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग एक नया फोर्स पढ़ने वाले हैं, एक स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स पढ़ने वाले हैं। तो अब हमारे पास चार फोर्सेस हो गए। अब चारों फोर्सेस को मिलाकर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कोड करके हमसे सवाल पूछे जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स थोड़ी और अच्छी लेवल की होने वाली हैं, थोड़ी और एडवांस लेवल की होने वाली हैं। तो किस प्रकार से फिजिक्स काम करेगी दोस्तों? सबसे पहले हम लोगों ने जो फंडामेंटल पढ़ा, फंडामेंटल क्या था? सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन था पूरे चैप्टर में। चैप्टर का नाम ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। तो न्यूटन्स की जो तीनों लॉ थे वो फंडामेंटल्स थे। अब वो फोर्सेस के बारे में थे। तो यूनिवर्स में जितने भी अलग अलग फोर्स, जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखो जेईई में क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको खिलाया जाता है। तो जितने भी उन्हें फोर्स दिखाई दिए, उन्होंने कहा नहीं देखो यार एक और फोर्स मिल गया, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ये देखो एक और फोर्स है टेंशन फोर्स, देखो यार एक और स्प्रिंग फोर्स भी हमारे पास है, देखो स्यूडो फोर्स भी एक तरह से ले सकते हैं। तो इन सारे फोर्सेस के साथ हमें खिलाया जाएगा, हमें खेलने के लिए कहा जाएगा। तो किसी भी चैप्टर में अगर बेहतर होना है तो सबसे पहले आपको सोल पकड़नी पड़ेगी, सोल क्या है। अगर आपका ये चीज क्लियर है तो ये चीज क्लियर, और फोर्सेस के बारे में जानकारी है कि हर फोर्स किस प्रकार से बिहेव करता है, हर फोर्स का मीनिंग क्या है, अगर आपको ये पता है, फंडामेंटल पता है, और हर जो एलिमेंट है उस चैप्टर का, फोर्सेस हैं, जिस तरह काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन हुआ करता था, उसी तरह इसमें जो फंडामेंटल है उनमें इसमें ये फोर्सेस फंडामेंटल है कि ये फोर्सेस किस प्रकार से बिहेव करते हैं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स किस प्रकार से बिहेव करता है, टेंशन फोर्स किस प्रकार से बिहेव करता है, स्प्रिंग फोर्स किस प्रकार से बिहेव करता है, स्यूडो फोर्स किस प्रकार से बिहेव करता है। अगर आपको ये पता है तो आप कोई भी सवाल कर ले जाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। अब अभी तो हम लोग स्यूडो फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक और फोर्स हम लोग पढ़ेंगे अभी, वो क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, ये तो काफी अच्छा फोर्स है, इसके बारे में हमें अगर जानकारी, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में सारी जानकारी होगी तो फ्रिक्शन फोर्स का इस्तेमाल करके चाहे एक एडवांस लेवल की प्रॉब्लम हमारे सामने कब आएगी? जब ये सारे फोर्सेस का इस्तेमाल हो रहा होगा, या फिर इन तीन फोर्सेस का इस्तेमाल हो रहा होगा, या फिर इन दो फोर्सेस का इस्तेमाल हो रहा होगा, तब एक हमारे सामने एक एडवांस लेवल की प्रॉब्लम बन के आती है। जब सारी चीजों को मर्ज कर दिया जाता है, इनकोड कर दिया जाता है, फिर हमसे कहा जाता है डिकोड कर दो भाई साहब। एक और मैं स्टेटमेंट थोड़ा सा देना चाहूंगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑल अबाउट डिकोडिंग। जैसे एज ए टीचर, एज ए इन्वेंटर, एज ए मतलब वो सवालों को इन्वेंट करने वाला, वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन को कोड करता है लाइनों में। जो आपको प्रॉब्लम लिख के सामने आती है वो इंफॉर्मेशन कोड होती है।
कोड होती है, उसमें इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, उसमें टेंशन फोर्स की वैल्यू दे रखी होती है, उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल करने के लिए कह दिया जाता है। बस आपको एज ए स्टूडेंट वो लाइनों में जो भी लिखा है आपको वो डिकोड करना है कि हमसे पूछा क्या क्या है। आप जब डिकोड कर लेंगे उसके बाद प्रोसेसिंग का काम होता है। सबसे पहले डिकोडिंग का काम आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि आपने सवाल को डिकोड कर लिया कि सवाल में है क्या चीज़, क्या क्या पूछा गया है। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग का, कि किस तरह से हमें प्रोसेस करना है, किस प्रकार से हमें डील करना है, हमें ये फोर्स दिया गया है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इस तरह आपको बिहेव करना है, इस तरह आपको अप्रोच करना है सवालों को। तो इस प्रकार से मैं फिजिक्स को डिजाइन भी कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था, फिर आपको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ाया, इनसे संबंधित सवाल बताए, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर टेंशन फोर्स पढ़ाया, फिर फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स पढ़ाया, स्यूडो फोर्स पढ़ाऊंगा, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ाऊंगा, फिर इन सबको मर्ज करके मैं आपसे सवाल कराऊंगा। वैसे अभी मैं स्यूडो फोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो स्यूडो फोर्स में ऐसा नहीं कि मैं स्यूडो फोर्स और न्यूटन्स लॉ को ही मिलाकर सवाल बनाऊंगा, नहीं, उसमें टेंशन फोर्स भी इन्वॉल्व होगा, उसमें न्यूटन्स नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी इन्वॉल्व होगा, उसमें स्प्रिंग फोर्स भी इन्वॉल्व होगा, तब मैं आपसे सवाल बनाकर पूछूंगा। तो इस तरह से फिजिक्स काम करती है, एक बड़ी सजी हुई है फिजिक्स, खूबसूरती से डिजाइन है दोस्तों। आप ऐसा मत समझिए कि कुछ भी चल रहा है ना, देयर इज ए पैटर्न डूड, देयर इज ए पैटर्न। तो पैटर्न फॉलो करते हैं और स्यूडो फोर्स को पढ़ते हैं। ज्यादा बड़ा लेक्चर तो नहीं दे दिया मैंने, ठीक है। हाँ, तो स्यूडो फोर्स को समझने से पहले अगर आपको रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का थोड़ा अगर फील हो, जैसे कि मैंने आपको काइनेमेटिक्स की तीसरी वीडियो में रेफरेंस फ्रेम के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो तो, वैसे मैं दोबारा नहीं बताने वाला, मैं थोड़ी सी स्टोरी एक बता देता हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे आप मुझसे मिलने आए, जैसे मुझसे आप मिलने आए और आपने मेरे घर से, आपको मेरा घर नहीं पता है, आप किसी एक पनवाड़ी की दुकान से, पनवाड़ी दुकान ये है, वहाँ से आप वहाँ पर खड़े हो और पूछ रहे हो कि पंकज पाल का घर किधर है। आप पनवाड़ी की दुकान ये, आप यहाँ से पूछ रहे हो कि पंकज पाल का घर किधर है। तो पनवाड़ी क्या कहता है, अपने आप को वो मान लेता है, क्या मान लेता है, रेफरेंस फ्रेम मान लेता है, कि अपने से वो किसी भी व्यक्ति से आप कोई भी पता पूछो तो वो अपने से बताता है कि यहाँ से जाना, यहाँ से ये कर लेना, वहाँ से वो कर लेना, यहाँ से जाओगे बैंक मिलेगी, यहाँ से मुड़ जाना 100 मीटर। तो इस प्रकार से पता बताता था, हमेशा अपने आप को वो रेस्ट पर मानता है। अपने आप को जब भी कोई पता बताने वाला होता है, जब भी कोई मेजर करता है, तो अपने आप को रेफरेंस फ्रेम मानता है। ये बात तो आप मानते हैं। तो जैसे ही आपने पूछा कि भाई साहब पंकज पाल का घर कहाँ है उस पनवाड़ी से, तो पनवाड़ी कहा देखो भाई सीधे जाओ, सबसे पहले बताएगा सीधे जाओ 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर जाओ और फिर चले जाना दाएं, एक्चुअली बाएं मुड़ जाना 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर मुड़ जाना और ऊपर चले जाना आप 12 मीटर। पंकज पाल की लोकेशन वही है, पंकज पाल वहीं आपको बैठे मिल जाएंगे। एग्जैक्ट लोकेशन आपने पूछी और पनवाड़ी मेरी एग्जैक्ट लोकेशन जानता होगा। 100 मीटर सीधे जाओ, फिर बाएं मुड़ जाना 50 मीटर और 12 मीटर ऊपर चले जाना, पंकज पाल की लोकेशन मिल जाएगी। तो यानी कि उसे मेरे घर की लेंथ भी पता है कि पंकज पाल कहाँ बैठे होंगे। अच्छा, तो आसानी से आप मेरे पास पहुंच सकते हैं। इसने क्या बताया, इसने आपको एक्स बताया, इसने आपको वाई बताया और इसने आपको क्या बताया, जेड बताया, ठीक है, एक्स वाई जेड, उसने 3 कोऑर्डिनेट हमारे बताए और मैं वहां आपको मिल गया। क्या ये संभव है कि मैं आपको वहां पर मिलूंगा? शायद मैं उस टाइम पर वहां पर हूं ही ना, शायद मैं उस टाइम पर वहां पर हूं ही ना। तो पनवाड़ी से आपको ये भी पूछना पड़ेगा क्या ये सही टाइम है पंकज भाई से मिलने का, क्या इस टाइम पर पंकज भाई होंगे? तो पनवाड़ी एक टाइम बताएगा, देखो पंकज पाल 10 बजे उस जगह पर मिलते हैं और मुझे नहीं पता। यानी कि अगर मेरी आपको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, तो रेफरेंस फ्रेम ने आपको एक्स भी बताना है, वाई भी बताना है, जेड भी बताना है और टाइम भी बताना है। क्या बताना है? टाइम बताना है। यानी 4 आयाम आपको बताने हैं, 4 डायमेंशन आपको बतानी है। समझ रहे? अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं तो आपको 4 डायमेंशन पता होने चाहिए, आपको एक्स पता होना चाहिए, आपको वाई पता होना चाहिए, आपको जेड पता होना चाहिए और आपको टाइम पता होना चाहिए कि किस टाइम पर पंकज पाल वहां पर होंगे। तो यही रेफरेंस फ्रेम की फील है। रेफरेंस फ्रेम से हम लोग चीजें डिसाइड करते हैं वो चीज कितनी दूर है। मान लीजिए यहाँ पर बड़ी दुकान से ये कोऑर्डिनेट्स थे और यहाँ बैंक से कुछ और कोऑर्डिनेट होंगे। मान लीजिए कि 200 मीटर सीधे चले जाओ, बाई में 200 मीटर चले जाओ, पंकज पाल का घर है। तो किसी और के लिए कोऑर्डिनेट कुछ और हो सकते हैं, किसी और के लिए कोऑर्डिनेट कुछ और हो सकते हैं। तो ये दोनों रेफरेंस फ्रेम, अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन वेक्टर है वो अलग अलग होता है। कह रहा मैं दोबारा मैं अंदर घुसता चला जा रहा हूँ, समझ गए होगे कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। अच्छा, अब ये तो मुझे पढ़ाना नहीं था, फिर भी मैंने बता दिया, मजा आया होगा आपकी। रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है कि आपको पोजीशन भी पता होनी चाहिए, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए और आपको टाइम भी पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। अब ये जो रेफरेंस फ्रेम है, पनवाड़ी की दुकान है, ये रेस्ट पर है, मतलब कि ये रुकी हुई है। ये किस पर है? रेस्ट पर है। रेस्ट पर यानी इसका एक्सीलरेशन 0 है या फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी खैर चलती नहीं है। अब मान लीजिए कोई
कोई बस है जो एक्सेलरेट कर रही है, कोई बस एक्सेलरेट कर रही है, मतलब एक्सेलरेट कर रही है। अब उससे अगर वहां से बैठकर आप किसी से पूछोगे, मेरा पता पूछोगे, तो वो बताएगा, वो उस इंस्टेंट पर बता देगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट और टाइम बता देगा। लेकिन ये फ्रेम होगा, इसे हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जो फ्रेम रुका हुआ आता है, जो फ्रेम रेफरेंस, जो ऑब्जर्वर रुका हुआ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। अब इनर्शिया मतलब जानती हो, जड़ मतलब रुका हुआ है, नॉन इनर्शियल मतलब एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये बात हमें बतानी थी आपको कि इनर्शियल फ्रेम होते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम वे फ्रेम होते हैं जो एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, जिनके पास एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है। और इनर्शियल फ्रेम वे फ्रेम होते हैं जो रेस्ट पर होते हैं या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे होते हैं, यानी कि बस एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, वो चीज इनर्शियल फ्रेम में मानी जाएगी। यानी देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में बना रहे तो उसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। रेस्ट पर है, कोई रेस्ट पर बना है तो वो इनर्शियल है। अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो वो क्या है, इनर्शियल है। अगर कोई चीज एक्सेलरेट कर रही है, यानी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो वो नॉन इनर्शियल हो गया। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आएगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं। खैर इसके बारे में मैंने आपको सवाल नहीं बताया, फील नहीं बताई, लेकिन अभी मैं सवाल करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो समझिए भाई साहब, इनर्शियल फ्रेम विच आर नॉट एक्सेलरेटेड, या कह सकते हैं विच आर नॉट एक्सेलरेटेड, यानी एक्सेलरेशन इज जीरो, वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम विच आर एक्सेलरेटेड, जिनके पास एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, एक्सेलरेशन जिनके पास नॉन जीरो होता है, वो होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। और हाँ ठीक है, ये हो गया सीन। आपको रेफरेंस फ्रेम मैंने बता दिया, इनर्शियल फ्रेम बता दिया, नॉन इनर्शियल फ्रेम बता दिया। अच्छा, अब फील के बारे में चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी बात फील के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, हम लोग बहुत सारी चर्चा करके आए हैं, तो सिंपल से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसा कि मैं एक ब्लॉग बना लेता हूं बढ़िया सा, 10 kg का ब्लॉक है। इस तरफ मैं चिंटू को रख देता हूँ, चिंटू भाई आप आ जाओ, और इस तरफ मैं पिंटू को रख दूंगा, पिंटू को मैं एक लिफ्ट में बंद कर दूंगा। पिंटू थोड़ा बड़ा बन गया है भाई, थोड़ा मोटा है, मतलब मोटू पतलू की जोड़ी है। पिंटू एक लिफ्ट में, चिंटू अपना जमीन पर खड़ा है, जिस जमीन पर ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब चिंटू से सवाल किया जाता है, बता ये भाई ये बता दे कि इस पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या लग रही है। तो वो क्या सिंपल सी बात है, वो एफबीडी बनाएगा, चिंटू एफबीडी यहाँ पर बनाएगा कि देखो यार एफबीडी बना रहा हूँ, ये ब्लॉक है अपना 10 kg का, ठीक है, इसके ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ये लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, और ये हमें रेस्ट पर दिखाई, चिंटू कह रहा है ये तो हमें रेस्ट पर दिखाई दे रहा है, तो रेस्ट पर तो है ही भाई साहब, रेस्ट पर दिखाई दे रहा है, यानी कि इसको एक्सेलरेशन इसका जीरो दिखाई दे रहा है, यानी ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो n इक्वल टू 100 न्यूटन। ये क्या आया, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू आई, जो कि चिंटू ने देखी। अब यही सवाल किया जाता है, पिंटू तू बता कि भाई साहब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो पिंटू कैसे बताएगा, पिंटू बताओ, पिंटू कैसे बताएगा। पिंटू को एक और जानकारी देता हूँ, ये लिफ्ट में बैठा है और लिफ्ट इसकी जा रही है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। पिंटू उस लिफ्ट पर बैठा है जो लिफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ चली जा रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, उस लिफ्ट पर बैठा है। उस समय आपने चिंटू से पूछा, चिंटू देख इस ब्लॉक का नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना, ये हमें बता दे। तो चिंटू किस प्रकार से एफबीडी बनाएगा, जैसे कि आपको पता है चिंटू यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पर मानता है। जब ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पर मानता है, तो ये 10 kg का ब्लॉक, 10 kg ब्लॉक इसको नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाता हुआ दिखाई देगा। आई एम राइट? क्या ये बात, ये अब आप रिलेटिव से, आपको पंडा ये रिलेटिव से याद होना चाहिए कि ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पर मानता है। ये जो पिंटू है एक्सलेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ग्राउंड से, लेकिन जब हम कहते हैं कि पिंटू तू ही इस ब्लॉक को देख ले जो कि ग्राउंड पर रखा है, तो ये तो अपने आप को रेस्ट पर मान लेता है। पूरी दुनिया इसे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, पूरी धरती है वो इसे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे जाती हुई दिखाई देती है। उस धरती पर ब्लॉक भी रखा है, वो भी इसे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जाता हुआ दिखाई देता है।
क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ, जैसे कि ट्रेन में बैठा, ट्रेन में आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है और बाहर से जब कोई व्यक्ति, ट्रेन चल रही है बाय द वे, स्टेशन पर खड़ा व्यक्ति जब हम लोगों को देखता है, मैं और मेरे सामने कोई भाई बैठा है, जब उसे देखता है तो दोनों से चलते हुए दिखाई देते हैं। जब मैं उस सामने वाले भाई को देखता हूं तो मुझे रेस्ट पर दिखाई देता है। रेफरेंस फ्रेम का गेम है दोस्तों, ये काफी बड़ी चर्चा इस पर कर चुके हैं हम लोग। समझना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पर कंसीडर करता है। जैसे ही पिंटू ने देखना स्टार्ट करा ब्लॉग तो उसने अपने आप को रेस्ट मारा, पूरी दुनिया उसे नीचे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाते हुए दिखाई दी। उस पर तो ब्लॉक भी रखा है तो वो भी उसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इट इज क्लियर, यानी ब्लॉक उसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो एफबीडी कैसे बनाएगा? एफबीडी वो कहेगा भाई साहब जिस जमीन पर रखा है उसमें एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, ठीक है, और नीचे mg लग रहा है उसका, 10 न्यूटन है तो 100 न्यूटन mg लग रहा है। अब इक्वेशन कैसे लिखेगा? 100 माइनस n, 100 माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो 100 को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, माइनस n इज इक्वल टू 2 इंटू 10 20, तो n इज इक्वल टू 80 न्यूटन। ये क्या भाई साहब? जब पिंटू ने देखा तो n की वैल्यू 80 आई, जब चिंटू ने देखा था तब n की वैल्यू 100 न्यूटन आई थी। अलग अलग कैसे आ रही है? दोनों ने सही लगाया, दोनों ने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया, F नेट इज इक्वल टू m इंटू ए, है ना। दोनों ने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया, लेकिन एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू 100 आ रही है, एक कैसी आ रही है? ये गलत क्यों हो रहा है? सवाल ये गलत क्यों हो रहा है? तो अब हमें कैसे पता कि कौन सा गलत है कौन सही है? तो आपको पता है कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू सही कौन बताता है? कौन बताता है? वेइंग मशीन। अगर हम लोग वेइंग मशीन यहाँ पर रख दें, अगर वेइंग मशीन से हम लोग देखें कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू क्या है, तो वेइंग मशीन हमें बताती है कि 100 न्यूटन इसका जो है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू है। 100 न्यूटन की रीडिंग आती है वेइंग मशीन में, तो हमें पता चलता है कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन है। यानी कि अपना चिंटू सही है, पिंटू गलत है। चिंटू अपना सही है, पिंटू गलत है। अब पिंटू गलत है यानी कि उसने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया और न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पर गलत हो रहा है, यानी कि वैलिड ही नहीं है। मतलब न्यूटन बाबा की जो, ओ तेरे की यार, डिलीट कर दिया पूरा किस्मत खराब। चलो फिर से मैं फटाफट बना देता हूँ, रिवाइज भी हो जाएगा। देखो दोस्तों, एक ब्लॉक था 10 kg का, एक 10 kg का ब्लॉक था, यहाँ पर चिंटू खड़ा था और चिंटू ने जब एफबीडी बनाया था 10 kg ब्लॉक का, तो ऊपर था नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नीचे था 100। अब चिंटू भी ग्राउंड पर, ब्लॉक भी ग्राउंड पर, तो इसे एक्सेलरेशन 0 दिखा, तो उसने देख लिया ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो n की वैल्यू से 100 न्यूटन दिखाई दी। अब पिंटू क्या था? पिंटू एक्सेलरेट कर रहा था एक लिफ्ट से, और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रही थी। जब इसने इस ब्लॉक को देखा तो रिलेटिविटी के आधार पर ये ब्लॉक इसे नीचे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलता हुआ दिखाई दिया, जाता हुआ दिखाई दिया। एक्चुअली पूरी दुनिया इसे नीचे जाती हुई दिखाई दे रही। और उसने जब एफबीडी बनाया तो उसने ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स दिखाया जो कि सरफेस द्वारा लग रहा था, और नीचे 100 न्यूटन उसने mg भी दिखा दिया। जब उसने इक्वेशन लिखी तो 100 माइनस n इज इक्वल टू 20, तो n इज इक्वल टू 80 न्यूटन आया। जब n 80 न्यूटन आया तो हम लोगों ने चेक किया कि वास्तव में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू इस ब्लॉक पर कितनी, तो पता चला ये तो इसमें तो चिंटू सही है। चिंटू जो कहानी बता रहा था कि n इक्वल टू 100 न्यूटन सही है, तो वो तो सही है, यही सही था, चिंटू सही था, पिंटू गलत है। पिंटू गलत क्यों है? न्यूटन लॉ मोशन की जो इज्जत है वो खतरे में आ गई भाई साहब। न्यूटन लॉ मोशन वैलिड नहीं दिखाई दे रहा है, गलत हो रहा है न्यूटन लॉ मोशन। हमने देखा, प्रैक्टिकली देखा कि सही आंसर चिंटू का है, पिंटू रॉन्ग है। लेकिन पिंटू गलत क्यों है? पिंटू गलत इसलिए है दोस्तों, देखो चेंजमेंट क्या है कि पिंटू है एक्सेलरेशन में है, मतलब पिंटू एक नॉन इनर्शियल फ्रेम पर बैठा है, NIF पर बैठा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम पर बैठा है। और चिंटू है वो इनर्शियल फ्रेम पर बैठा है। इनर्शियल फ्रेम पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वैलिड है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। दिस इज द होल स्टोरी। गलत इसलिए पिंटू था क्योंकि वैलिड ही नहीं है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम पर एक्सेलरेटेड फ्रेम से वैलिड ही नहीं है, और ये एक्सेलरेटेड फ्रेम पर बैठा था, ऑब्जर्वर अपना एक्सेलरेटेड फ्रेम पर था, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम पर था। तो इसीलिए हमारा जो गलत आया है, जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू है वो गलत आई है। लेकिन यार कुछ तो हमें चाहिए, कुछ तो जुगाड़ तो करनी पड़ेगी।
हमें न्यूटन बाबा के पास जाना पड़ेगा और पूछेंगे भाई साहब कुछ तो करो यार। मतलब ये कितना बड़ा लॉ है, कितना बड़ा न्यूटन्स का कितना बड़ा लॉ है फिजिक्स का, और वो अगर इनवैलिड हो जाए तो मतलब थोड़ी सी इज्जत यार खतरे में आएगी यार, मतलब थोड़ी तो आएगी। इसीलिए इसको सही करने के लिए न्यूटन बाबा ने या किसी और व्यक्तियों ने एक करेक्शन फैक्टर दिया कि भाई साहब देखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम से कभी भी आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे तो एक करेक्शन फैक्टर आपको ऐड करना पड़ेगा। वो करेक्शन फैक्टर क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो, उन्होंने कहा कि न्यूटन बाबा ने कहा या किसी और ने, मुझे नहीं पता कि न्यूटन ने ही स्यूडो फोर्स को बताया है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाते हो, ठीक है, तो उसमें एफबीडी में या फिर इक्वेशन लिखते हो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हो, तो आपको एफबीडी में एक फोर्स रिप्रेजेंट करने पड़ेगा, वो होगा स्यूडो फोर्स, जो कि एक करेक्शन फैक्टर है, कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी रियल फोर्स नहीं है, बस उसे वो एक सिर्फ छोटा सा नंबर है। This is not a real force. Pseudo force is not a real force. This is only number used in equation. बस न्यूटन सेकंड लॉ मोशन की इक्वेशन में ये काम आएगा और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ करेक्शन फैक्टर है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। बस हमारा जो काम चल जाए, नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी हमारा वैलिड हो जाए, इसलिए ये करेक्शन फैक्टर ऐड किया। वो करेक्शन फैक्टर क्या ऐड किया कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर जा रहा है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, उसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन में आपको एक फोर्स लगा देना है, और फोर्स की वैल्यू होगी ऑब्जेक्ट का मास, जो कि यहां पर 10 kg है, ऑब्जेक्ट का मास और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। फिर से सुनिएगा दोस्तों, फिर से सुनिएगा कि स्यूडो फोर्स किस प्रकार से डिफाइन किया गया। उन्होंने कहा कि जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से बैठकर किसी भी ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाएं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएं, तो उस पर एक फोर्स लगा दें, और फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, जो ऑब्जर्वर की डायरेक्शन होगी, जस्ट उसके उल्टा, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगा देना। जैसे कि मैंने देखो, ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ जा रहा था, मैंने नीचे तरफ ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा दिया। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू होगी जो भी ऑब्जेक्ट का मास होगा, इस केस में 10 kg है, और ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन होगा, ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जो कि 2 है, क्योंकि लिफ्ट 2 से जा रही है, 2 मैंने यहां लिख दिया, तो यहां पर एक 20 न्यूटन का फोर्स और लगने लगा। अब मैं अगर एफबीडी बनाऊंगा तो 20 + 100, टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में कितना है, 120, 20 + 100 माइनस n इज इक्वल टू 2 × m, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड अभी भी से जाता दिखाई दे रहा है, और 10 इसका मास है, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अब इज्जत बच गई दोस्तों, यहां पर भी 100 न्यूटन, यहां पर भी 100 न्यूटन, और प्रैक्टिकली भी 100 न्यूटन। यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ मोशन को वैलिड कर लिया है। बस एक करेक्शन फैक्टर जोड़ा है, बस एक नंबर जोड़ा है, एक काम चलाऊ नंबर हम लोगों ने जोड़ लिया है। वो क्या है, वो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये आपको स्यूडो फोर्स की जरूरत समझ में आई दोस्तों? क्या आपको स्यूडो फोर्स क्यों नीडेड था, और ये है क्या वास्तव में, ये क्या है, इसको समझ में आई? ये एक जरूरत है। दिस इज ओनली ए करेक्शन फैक्टर टू वैलिड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। समझ रहे हो दोस्तों? तो इस प्रकार से ये काम करता है। थोड़ा मैं और इसको रिफाइन कर देता हूं आपके लिए। तो दिस टू अप्लाई न्यूटन्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम वी हैव टू ऐड ए करेक्शन फैक्टर विच इज नोन एज स्यूडो फोर्स। यही तो मैंने बताया, अच्छा, स्यूडो फोर्स की मैं वैल्यू और लिख देता हूं वेक्टर फॉर्म में। तो F स्यूडो इज इक्वल टू m ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर। मतलब कि मास ऑब्जेक्ट का लेंगे हम लोग, और नेगेटिव डायरेक्शन एक्सेलरेशन की, जो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो भी ऊपर की डायरेक्शन, उसके नेगेटिव डायरेक्शन हम लोग क्या लेंगे, एक्सेलरेशन लेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि ओके, मान लीजिए कि आप एक कार बना देता हूँ, है ना, एक बॉक्स बना देता हूँ। ये बॉक्स जा रहा है और इसी पर आप बैठे हो, और ये बॉक्स जा रहा है a = 5 मीटर/सेकंड² से, ठीक है। और अनदर बॉक्स ये जा रहा है 10 मीटर/सेकंड² से, 10 मीटर/सेकंड² से जा रहा है,
ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। तो आपको स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, आपको स्यूडो फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन बतानी है, और इसका जो मास है वो 10 kg है। बताओ भाई कैसे बताओगे? आपको स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है। बताओ भाई कैसे? अभी मैंने बहुत सारी बातें समझाई हैं। देखो भाई, सबसे पहले जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर जा रहा है, जैसे एक्सेलरेशन का कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इस डायरेक्शन में है तो माइनस ए वेक्टर लगाया, तो नहीं इसके विपरीत डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ऑब्जेक्ट का मास जो कि 10 kg है, और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जो कि कितना है 5 है, यानी 50 न्यूटन। इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्यूडो फोर्स रिप्रेजेंट कर दिया, और लग नहीं रहा है, रिप्रेजेंट कर दिया है, जो कि हमारी इक्वेशन है वो सही रहे। ठीक है, ये एक्सेलरेशन था, फोर्स नहीं था। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना होता है, इस प्रकार स्यूडो फोर्स को हमें एफबीडी में रिप्रेजेंट करना होता है, क्योंकि हमारी इक्वेशन सही बनी रहे। अब मैं और आपसे थोड़ा एक और सवाल कर देता हूं, जिससे आपको थोड़ा रिफाइन हो जाए आपको ये कॉन्सेप्ट। आपको यार एक ब्लॉक जा रहा है टिक 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 टिक, और इसका मास मैं ले लेता हूं एम मास है। अब एक लिफ्ट है, ए लिफ्ट है, वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है ए से। ठीक है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है ए से। दूसरी लिफ्ट है बी नंबर की, वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, वी कांस्टेंट। सी लिफ्ट है, वो राइट साइड में इस तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से। और डी लिफ्ट है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ए इज इक्वल टू ए से। और एक और लिफ्ट है, वो रेस्ट पर है। इन ए बी सी डी सभी में आप स्यूडो फोर्स की वैल्यू खुद से निकालिएगा। सबसे पहले बताओ ए में स्यूडो फोर्स की वैल्यू, स्यूडो फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन बताओ। तो ए ऑब्जर्वर है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, यानी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमें अगर इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा, एफबीडी में यहां बना देता हूं, ए के लिए यहीं बना देता हूं, इसी ब्लॉक पर यहां बना देता हूं। ठीक है, ऑब्जर्वर ए से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें स्यूडो फोर्स की वैल्यू जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड एम और एक्सेलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो स्यूडो फोर्स क्या लगेगा? उल्टी तरफ लगेगा। नहीं भाई, वेलोसिटी वहां पर कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि ये इनर्शियल फ्रेम है, और इनर्शियल फ्रेम पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है। तो हमें कोई भी जरूरत नहीं है स्यूडो फोर्स लगाने की। स्यूडो फोर्स की जरूरत तभी पड़ती है जब नॉन इनर्शियल फ्रेम हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमें नीड है, हमें इनर्शियल फ्रेम में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है स्यूडो फोर्स की। क्या ये बात आपको समझ में आई? अच्छा जी, तो यहां पर स्यूडो फोर्स की वैल्यू कहीं नहीं हो, स्यूडो फोर्स आपका नहीं लगेगा क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब सी एक्सेलरेट कर रहा है राइट डायरेक्शन में, तो स्यूडो फोर्स लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। वैल्यू कितनी होगी? एम, इसका मास एम, ऑब्जेक्ट का मास एम, और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन एम इंटू ए। डायरेक्शन मैंने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। अब डी में नीचे तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो ऊपर की तरफ होगा स्यूडो फोर्स, वैल्यू होगी एम इंटू ए। डी अपना जो ई नंबर का है वो तो रेस्ट पर है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम पर हमें स्यूडो फोर्स की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमारा ऐसे ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो उस पर वैलिड है ही। तो आप एक बात समझे कि जो स्यूडो फोर्स डिसाइड करता है वो ऑब्जर्वर की प्रॉपर्टी है। स्यूडो फोर्स जो भी आप एफबीडी बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो एक ऑब्जर्वर की प्रॉपर्टी है। ऑब्जर्वर किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, आपका स्यूडो फोर्स भी उसी प्रकार से बिहेव करेगा। इससे ऑब्जेक्ट को कोई लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्ट को कोई लेना देना। ऑब्जर्वर जिस डायरेक्शन में है उसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन में आपको स्यूडो फोर्स लगा देना। स्यूडो फोर्स की वैल्यू होगी मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। अच्छा, इससे संबंधित हम लोग प्यारे प्यारे सवाल करेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो हम लोग सवाल करने वाले हैं। अभी मैं सवाल बना लेता हूँ कुछ और, फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे।